21 सितंबर 2025 को इसी वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। खगोल विज्ञान की अगर माने तो ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होने वाला है। इस खगोलीय घटना की विशेषता यह है कि इसका समय सर्वपितृ अमावस्या के साथ मिल रहा है, जिससे लोगों में इसके महत्व को लेकर उत्सुकता और जिज्ञासा बनी हुई है। इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ जुड़ेंगे 4 खास मेहमान और पूरी चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इस ग्रहण को लेकर भारतवासियों को किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में दिखाई न देने का सीधा अर्थ यह है कि इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। सामान्यतः जब कोई ग्रहण भारत में दिखाई देता है तब सूतक काल का पालन करना आवश्यक माना जाता है। सूतक काल के दौरान मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ स्थगित कर दिए जाते हैं और विशेष सावधानियों का पालन किया जाता है। लेकिन 21 सितंबर से सूर्य ग्रहण का भारत में कोई दृश्य प्रभाव न होने के कारण ना तो मंदिरों में कोई बदलाव होगा, ना ही घरों में पूजा पाठ या दैनिक कार्यों पर रोक लगेगी। लोग अपनी सामान्य जीवनचर्या का निर्वाह कर सकते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण का समय सर्वपितृ अमावस्या के साथ संयोग बना रहा है। हिंदू धर्म में ये तिथि पितरों को तर्पित करने और उनके मोक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन लोग श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। अक्सर ग्रहण की वजह से श्राद्ध कर्म में व्यवधान उत्पन्न होता है, लेकिन इस बार ऐसा कोई संकट नहीं होने वाला है, इसलिए दर्शकों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खगोल और ज्योतिष दोनों ही दृष्टियों से यह स्पष्ट है कि जातक बिना किसी हिचक के अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान कर सकेंगे। हालांकि ज्योतिषविद ये भी मानते हैं कि 15 दिनों के अंतराल में 2 ग्रहण लगना शुभ संकेत नहीं होता। इसे आने वाले समय के लिए मिश्रित और कुछ हद तक अशुभ माना जाता है। माना यह भी जाता है कि इससे विश्व और देश के स्तर पर प्राकृतिक घटनाओं, राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों में अस्थिरता आ सकती है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भारतवासी निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि ये ग्रहण उनके धार्मिक कर्मकांडों को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ फिलहाल अभी साथ में मौजूद हैं रजनीकांत श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। तो बताइए कि ये जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? और इस बार भारत में देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि दृश्य नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ घटनाएं सामने से दिखती है, प्रत्यक्ष घटना, कुछ होती है अप्रत्यक्ष प्रभाव जी। तो चूंकि ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, तो इसका कोई सूतक और कोई भी परहेज मान्य तो नहीं है जी। और इसका कोई फर्क सीधा नहीं पड़ रहा है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो देखें तो विभिन्न राशियों पर इसका विभिन्न तरह का प्रकाश पड़ता है जी। खासकर जो लोग इंडिया से बाहर हैं जी, जैसे न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में है और दक्षिण प्रशांत क्षेत्रों में है जी, तो वहाँ के लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ता है। और विश्व स्तर पर देखें तो सूर्य का मतलब होता है सत्ता जी, एडमिनिस्ट्रेशन जी, और उस पे ग्रहण लगने का मतलब कि वैश्विक पूरी अगर इसको देखें तो वहाँ कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा जी। तो राजनीतिक उथल पुथल, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर कई तरह के परेशानियाँ, दुविधाएं पैदा होगी। और आम आदमी के ऊपर देखिए, जिसके कुंडली में सूर्य खराब है या सूर्य ग्रहण जन्म से ही लगा हुआ है, उन लोगों को परेशानियां ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसा कि अभी आप बता रहे थे रजनीकांत जी कि जो राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, देखिए देश में चुनाव भी होने हैं और राजनीतिक उथल पुथल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो भारत जो है अभी विश्व स्तर पर एक अच्छे स्थान पर है। तो किस तरह की राजनीतिक उथल पुथल आप देख रहे हैं कि हो सकता है देश में? देखिए, भारत पर तो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है जी। लेकिन अन्य कंट्री के जो सत्ता में जो अधिकारी हैं जी, या जिनकी सत्ता चल रही है, वहाँ उथल पुथल तो दिख रही है जी। वहाँ होगा, भारत में भी इसका प्रभाव पड़ेगा अप्रत्यक्ष रूप से। जो सत्ता है वो सूर्य है
जी। और उसके ऊपर ग्रहण लग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका मार्केट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो रजनीकांत जी ये बताइए कि सूर्य ग्रहण का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कन्या राशि में पड़ना किन किन राशियों के लिए प्रभावित करेगा, अगर हम राशि की बात करें तो? देखिए, जिस राशि में लग रहा है, जैसे कन्यागत चली रही है, कन्या राशि में लगा है उत्तरा फाल्गुनी में, तो कन्या राशि पे तो थोड़ा सा प्रभाव ही है। सामान्य रूप से देखा जाए तो किसी के लिए बढ़िया नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। हालांकि कई एस्ट्रोलॉजर इस बात से सहमत है कि बहुत मिनिमम स्तर की इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा जी। समझे, किसी को गुस्सा आ जाना, किसी की नौकरी में बाधा आ जाना, किसी की मार्केट में रेपुटेशन डाउन हो जाना, इस तरह की समस्या आएगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हमने देखा है कि मीन राशि वालों को पड़ सकता है जी। मीन राशि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कन्या राशि पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है जी जी। तो सीधे मैं रुक करती हूँ रजनीकांत जी आपके पास से। रजनीकांत जी ये बताइए कि क्या लगता है कि 15 दिनों में ही जो सूर्य ग्रहण भी आ गए, इसके पहले हमने चंद्र ग्रहण देखा, तो इससे कोई चेतावनी है कि आने वाले समय में कोई संकेत दिया जा रहा है क्या? देखिए, इसको ना शास्त्र अच्छा नहीं मानता है जी। इसमें सत्ता के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है और यहाँ तक कि जनता भी परेशान रहती है जी। चाहे वो महंगाई हो, चाहे कोई भी बात हो जी। या आपसी संघर्ष से ज़्यादा बढ़ता है जी। चंद्र माता होती हैं, सूर्य पिता होता है, चंद्र मन का कारक है, सूर्य जो है अपना हृदय है और उसको बोलते हैं आत्मबल। इन दोनों के बीच में ग्रहण लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि हर आदमी पैशन से लूज करता है जी। ये सबसे बड़ी है। और जहाँ पैशन से लूज हो जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है जी। कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है जी। जी। मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं विभाष मिश्रा जुड़ चुके हैं और साथ ही जुड़ चुके हैं मेरे साथ स्वामी दिव्यानंद महाराज जी जुड़ चुके हैं, पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा पुरुषोत्तम जी, बहुत आपका स्वागत है और साथ ही विभाष जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो बताइए कि इस बार का सूर्य ग्रहण क्या कुछ खास लेकर आ रहा है पुरुषोत्तम जी? देखिए मैम, मैं कहूंगा कि यह जो ग्रहण 21 सितंबर 2021 का है वो इंडिया के रहा, ये रात में 22:59 से लेकर 27 तक और दौरान इंडिया के अंदर में नहीं हो। तो यह जो ग्रहण है, पुरुषोत्तम जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है जी, बोलिए। तो यह जो इंडिया में इसका जो सूतक है वो नहीं पड़ रहा क्योंकि सूर्य उस दौरान यहाँ पर उदय नहीं है। परंतु अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो कहते एक पाक दो ग्रहणा मरे या सहना, यानी ये जनता के लिए भी हानिकारक होता है और राजनीतिक अस्थिरता के योग बढ़ते हैं। कहीं भूचाल आना तो कहीं भूकंप की संभावनाएं बनती हैं। अभी आप देखें कि पीछे ये था और पंजाब में, देहरादून में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इसको शुभ नहीं मानते। पर जहां पर यह ग्रहण लग रहा है, यानी न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम के कई देश हैं, और जहां पर यह दिखाई देता है वहां पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। खास करके सूर्य ग्रहण है, जिस राशि का स्वामी सूर्य होता है जी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये हानिकारक माना जाता है। परंतु इतना डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके कुछ जो उपाय हैं वो आपको करना चाहिए, और जो बाहर विदेशों में रह रहे, खास करके जहां पर यह ग्रहण लग रहा है, उनको आटा, नमक, झाड़ू, पुराने कपड़े ग्रहण के पश्चात यानी अगले दिन 8 तारीख को 22 तारीख को ये दान करना चाहिए, जिससे ग्रहण का जो आप लोग सुनते हैं, कभी कभी एक लोकाचार में एक भाषा बोली जाती है, जब जीवन में कोई कार्य नहीं बनते तो कहते हैं अरे हमारे जीवन में तो ग्रहण लग गया। तो ये वही ग्रहण दोष होता है, और इस ग्रहण एक पाक दो ग्रहणा, एक पक्ष में 2 ग्रहण पड़ना ये विशेष हानिकारक होता है।
तो इसके लिए आप जाप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। यदि इस तरह की जो एक्टिविटी है या स्पिरिचुअली धार्मिक चीजों पे जो अनुष्ठान है वो आप करते हैं तो इसका जो दुख है वह विखंडित हो जाता है, यानी वह आपको ग्रसित नहीं करता। पर यहाँ पर तक इसकी छाया नहीं पड़ रही है, पर इसका जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया के अंदर में पड़ेगा, क्योंकि एक पक्ष में ये दो ग्रहण पड़े हुए हैं। जी मैम। ठीक है, मैं विभास जी के पास आना चाहूंगी। विभास जी, ये बताइए कि ये जो सूतक काल के जो नियम हैं, नियमों का धार्मिक महत्व क्या है? सूतक काल को किस तरह से मतलब धार्मिक महत्व की तरह देखा जाता है? तो सीधे मैं रुक करती हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी दिव्यानंद महाराज जी। आपका बहुत स्वागत है महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सूर्य ग्रहण से जुड़ी कौन कौन सी ऐसी धार्मिक मान्यताएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? जी, सबसे पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं तो क्षमा चाहूंगा, थोड़ी विलंब से जुड़ पाया आपसे गीता जी। कोई बात नहीं। ऐसा है कि जब धार्मिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो एक तो बड़ा हास्यास्पद और बड़े हंसने वाली बात है कि आजकल के बच्चों को लगेगा, जब हम बाल्यावस्था में थे ना तो हमारे पहले दादी दादी बोलते थे भगवान को बड़ा कष्ट है, भगवान कष्ट में है। उस मूड में यदि हम समझे कि भगवान कष्ट में, तो हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं कि हम क्या कर सकते हैं सबसे ज्यादा। और अपनी भगवान को तो हमारी कोई सामर्थ्य नहीं कि भगवान को हम सुख प्रदान करें, उन्हें सुख सुविधा दें। हम अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। एक चीज को सबसे ज्यादा बोलूं, किसी प्रकार का कुछ भी सूतक के दौरान से ही प्रारंभ हो जाता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो 9 घंटे पूर्व और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व सूतक लगता है संगीता। और इस सूर्य ग्रहण में सूतक काल से ही पूजा पाठ को और मंत्र जाप में दोनों में भिन्नता है। हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, किसी प्रकार के विग्रहों को स्पर्श नहीं करते हैं। हमारे मंदिर के या हमारे घरों में भी जो मंदिर है उसके पट बंद कर दिए जाते हैं, किए जाने चाहिए। किंतु यथासंभव जितनी ज्यादा संख्या में मंत्र जाप करें। कौन से मंत्र करेंगे बात की बात है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करेंगे। किसी भी प्रकार का भोज्य कुछ भी ग्रहण करना बिल्कुल त्याज्य है, जल तक नहीं। घर में कुछ सूखे चीजें रखे रहते हैं, जैसे हो सकता है कि कुछ सूखे चीज बने हैं तो उसे एयरटाइट डब्बे में रखेंगे, उसमें तुलसी का जल डाल। ठीक है दिव्यानंद जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। अब मैं विभास जी के पास आती हूँ। विभास जी, ये बताइए कि क्या इस सूर्य ग्रहण के बाद भारत के मौसम या जलवायु में भी हमें कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? वैसे तो बहुत ज्यादा मौसम की मार जो है वो देश को झेलनी तो पड़ ही रही है, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा क्या फिर से? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। जी नमस्कार, आ रही है आपकी आवाज। नमस्कार। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण के संदर्भ में हम आपको 2 जानकारी देंगे। जी। सबसे पहली बात है, ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रही है। जी। दूसरी बात है, ये सूर्य ग्रहण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रही है। अच्छा, ये सूर्य ग्रहण भारतीय समय के हिसाब से आज रात्रि को लग रही है। जी। तो टेक्निकली देखा जाए तो भारत में ये सूर्य ग्रहण मान्य नहीं है। जी। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि सूर्य ग्रहण का हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण का कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली डिपेंड, अगर हम पौराणिक कथा के हिसाब से देखें जी, तो कहा जाता है कि राहु जब ग्रास करता है सूर्य को, राहु क्या है, मून का नॉर्थ नोड और साउथ नोड है। ठीक है ना, ये लॉजिक को आप समझिए। चंद्रमा का जो साउथ पोल होता है जी, वो केतु कहलाता है और नॉर्थ पोल जो होता है राहु कहलाता है। पौराणिक कथा के हिसाब से अगर आप 5 मिनट का समय दें तो इसको हम क्लियर कर दें कि जब समुद्र मंथन का जब समय था उस समय भीड़ में राहु भी जब अमृत पान कर रहे थे सभी, तो राहु भी भीड़ में आके उस अमृत को पान कर लिए थे और वो सूर्य और चंद्रमा ने उनका संकेत करा था। इस वजह से समय समय पे राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। इसको टेक्निकल टर्म पे हम लोग सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारतीय समय के हिसाब से चूंकि रात्रि को लग रहा है तो पहले बात है ये भारत में मान्य नहीं है। दूसरी बात है कन्या राशि में लग रहा है, तो कन्या राशि वाले जब तक इसमें संभल के रहेंगे। आपने कहा कि इसका जलवायु पे या फिर भारतीय मतलब मौसम पे इसका क्या प्रभाव रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा जी, मौसम पे क्या पड़ेगा। तो देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, ये बात आप मान के चले। ठीक है, और बुध के हिसाब से इसका मौसम के हिसाब से देखिए, मौसम में इसका बदलाव जो है वो अचानक से आपको देखने को मिलेगा।
जी देखिए इस साल हम शुरू से भी बहुत बता रहे हैं कि वर्ष 2025 जो है जी वर्ष 2025 का जो मूलांक है टोटल 9 है, जो मंगल इस वर्ष को लीड कर रहा है। जो हम शुरू से कहे हैं कि इस वर्ष जो प्लेन हादसाएं हुए, जो बाकी चीजें हुए हैं, ये लीड कर रहा है मंगल इस साल को, तो मंगल के कारण ये सारा चीज होंगे। दूसरी बात है सूर्य ग्रहण जो लगेगी, सूर्य ग्रहण के बाद आप देखिएगा नवंबर और दिसंबर ये महीना खासकर, चूंकि मंगल का वर्ष है और सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है, तो आप देखेंगे कि कन्या राशि रिप्रेजेंट करता है बुध को। तो व्यापार के क्षेत्र में वो वर्ग जो व्यापारी वर्ग है, फाइनेंस का सेक्टर है, और जितना भी आप देखेंगे। तो आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के असर को लेकर जो है हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में बात कर रहे हैं कि किस तरह से ग्रहण का असर आपकी ज़िंदगी में पड़ सकता है। जैसा कि ये खबर सामने आ रही है कि फिलहाल ये भारत में नहीं पड़ेगा, और साथ ही और भी सवाल लेंगे। मेरे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। गर्भवती महिलाओं पर इसका असर पड़ेगा या नहीं, बच्चों पर इसका असर पड़ेगा या नहीं, और अगर भारत में ना दिखे तो किस पर कितना असर पड़ सकता है। तो सीधे मैं रुक करूंगी, हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य सभी जुड़े हुए हैं। सीधे मैं रुक करती हूँ। रजनीकांत जी, आपसे मेरा सवाल है कि जैसा कि मैं ब्रेक से पहले भी कह रही थी कि इस ग्रहण का असर क्या गर्भवती महिलाओं या बच्चों पर भी पड़ेगा, जैसा कि हम ये भी कह रहे हैं कि इसका भारत में ये ग्रहण नहीं दिखने वाला है, सूर्य ग्रहण। देखिए, ग्रहण का प्रभाव कोई भी सृजन होने वाली चीज़ है, जो चीज़ क्रिएट हो रही हो, चाहे आपकी प्लानिंग हो, चाहे गर्भ के अंदर बच्चा डेवलप हो रहा हो, सृजन हो रही है, वहाँ इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। चूंकि ये भारत में नहीं है तो डायरेक्ट भारत पे तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेरी अपनी सलाह है कि सुबह उठे तो नमक के पानी से अपना पैर धुल लें और खाने पीने की चीज़ों में पहले से ही तुलसी जी मिला के रख लें, ताकि थोड़ी भी निगेटिव का प्रभाव ना है। चूंकि भारत को नहीं, विश्व को तो टच कर ही रहा है, पृथ्वी को तो टच ही कर रहा है। और चूंकि आपका चैनल इंटरनेशनल चैनल है, पूरी विश्व में ये आपका न्यूज, ये सारी चीजें प्रसारित हो रही है। दूसरे कंट्री के लोग जहाँ पे ये लग रहा है वहाँ सूतक भी मान्य है, वहाँ भी प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो उन लोगों को तुलसी जी का सेवन करना चाहिए। अब ये मैं नहीं जानता कि उनके कंट्री में तुलसी जी अवेलेबल है या नहीं है। नमक का पानी अवेलेबल है। सुबह उठें तो वो क्या करें कि जो काली तिल होती है, अदर चीज़ें जो दान करने की परंपरा है वो दान कर दें, नहा धोवा लें, अपने का पूरा शुद्ध करें। एक आप प्रेगनेंसी वाली लेडीज को सुई धागा का काम, कैंची का काम, कटिंग करने का कोई भी काम, चाकू हथियार का काम नहीं करना चाहिए, और टेढ़े तरीके से सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। जितने देर इसका प्रभाव है, जैसे कि रात को 10:59 से शुरू हो रहा है और 3:23 है, तो इतने बीच में उनको थोड़ी सी प्रिकॉशनरी सावधानी बरतनी चाहिए। जी ठीक है, ठीक है रजनीकांत जी। अब मेरा सवाल अगला है, पुरुषोत्तम जी से सवाल है। पुरुषोत्तम जी बताइए कि क्या ग्रहण काल में तर्पण या पिंडदान करना वर्जित होता है? पुरुषोत्तम जी। पिंडदान हानिकारक होता है, पर यह तो हमारे जहां पर ये ज्यादा कल्चर माना जाता है, खास करके हिंदुस्तान के अंदर में इसका विशेष महत्व होता है। बेशक हिंदुस्तान के हैं, तमाम देश दुनिया में कहीं पर हैं, पर इस दौरान यहाँ पे इंडिया में यह ग्रहण नहीं लग रहा है, तो यहाँ के लिए भी किसी भी तरह का कोई निषेध तर्पण या पिंडदान पर नहीं पड़ेगा। अब रही बात, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिजी है, वहां पर हमारे तमाम जो हिंदुस्तान के लोग बैठे हुए हैं जो इस चीज को मानते हैं, तो उन लोगों को चाहिए। कई दफे जैसे कि अभी हमारे दूसरे राजेश जी बात कर रहे थे कि वहां पर इत्यादि अगर नहीं होती है तो नमक का जो पानी होता है उससे घर का पोछा लगाना चाहिए। गंगा जल सर्वथा हर चीज को शुद्धिकरण करने में है, तो अगर आप विदेश में भी हैं वहां पर भी ये गंगा जल होता है। ग्रहण के पश्चात अपने घर में गंगा जल का छिड़काव रखें। अगर कोई गर्भवती स्त्रियां हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कभी कभी जो बच्चा जन्म लेता है, किसी का ओंठ कटा होना, तो किसी की आंख में प्रॉब्लम होना, तो किसी का अपाहिज होना। इसलिए इन ग्रहों का जो प्रभाव है, खास करके ग्रहण से जब ग्रसित होते हैं तो उस ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है बहुत अधिक होता है, कि बताइए गर्भ के अंदर में भी जाकर के उसको प्रभावहीन कर देते हैं। तो ऐसे में
सूर्य के समक्ष नहीं निकलना चाहिए गर्भवती स्त्रियों को। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ठीक है, करना चाहिए। कई दफे आप क्या तुलसी नहीं, बहुत सारे हमारे इंडिया से लोग। दिव्यानंद जी ये बताइए कि सूर्य ग्रहण के समय जैसे कि दान पुण्य की बात की जाती है, तो सूर्य ग्रहण के समय किए गए दान पुण्य के फल का कितना अधिक जो है फल मिलता है? हाँ जी संगीता, जी। आपके प्रश्न उत्तर देने के पहले मैं एक बार फिर से, बाकी विद्वान साथी बोले फिर भी मैं बता दूं, भारत में तो मानने नहीं है, यहाँ तक कि सूतक मानने की भी आवश्यकता हमें भारतवर्ष में नहीं है, किंतु हमारे दर्शक विदेशों में भी हैं, उनके लिए सारी बातें लागू होती हैं। या गर्भवती स्त्री हो या सामान्य लोग हो, बालक वृद्ध रोगी को छोड़कर और गर्भवती को छोड़कर उन्हें नियम मानना चाहिए। कुछ लोगों का यह मत है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, एक ही चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा कमोबेश। इस दृष्टिकोण से अगर सावधानी कर ली जाए तो कोई बुरा नहीं है, वैसे मानने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने पूरा दान दो तरह के दान की हम चर्चा करेंगे संगीता। सबसे पहले ड्यूरिंग ग्रहण, जब तक ग्रहण लगा हुआ है उस समय एक दान होता है। उस समय जो भी दान करेंगे, जो भी हमारे समाज में जो भंगी समाज के लोग हैं, जो मांगने वाले आते हैं, जो लाचार लोग, उन्हें दान करते हैं। एक दूसरा, जब प्रातः ग्रहण के उपरांत, ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद जब स्नान करते हैं, पूजन वगैरह की सफाई करते हैं, घर की धुलाई सफाई कर ले, भगवान में विग्रहों को स्नान कराना, उनके वस्त्रों को, परिधान को बदलना, उसके बाद जब पूजा पाठ हो जाए तब भी दान करते हैं। ये दान मंदिर में किया जाना चाहिए। चावल अनाज का तो अवश्य होना चाहिए, द्रव्य दान होंगे, और इसमें ऋतु फल भी दान करने का विधान हमारा है। क्या फल मिलता है हमारे जीवन में? जो भी ग्रहों की जो नकारात्मकता है, जो ग्रहण हमारी कुंडली में जो ग्रह नीच के हैं या जो उनका बराबर सही नहीं है, जो नेगेटिव काम करते हैं, उनका दान करते हैं। उससे क्या है कि ग्रहों की जो प्रतिकूलता है उसमें न्यूनता आती है, इसीलिए करते हैं। और दूसरा, हमारा सनातन धर्म कितना विशाल है कि सामाजिक समरसता, किसी भी आयोजन में जब भी हमें अवसर मिलता है, समाज में उन वर्गों को भी हम साथ में शामिल करते हैं जो हमारे वंचित लोग हैं। ये हमारे सनातन की भी विशालता है कि किस प्रकार एक संतुलन बनाए रखने के लिए वैसे समाज को हम दान करते हैं। और अगर ग्रहों की दृष्टि से देखें तो ग्रहों का शमन होता है दान करके। बिल्कुल, ये तो बात होगी दिव्यानंद जी दान की। मैं विभास जी के पास आना चाहूंगी। विभास जी ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन श्राद्ध ना कर पाए तो क्या किसी और दिन कर सकता है? जैसा कि हम सिर्फ भारत के दर्शकों की यहाँ से बात नहीं कर रहे हैं, हमारे चैनल को देश दुनिया में देखा जाता है, तो उनके लिए जरा आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है, श्राद्ध के संदर्भ में आपने कहा जी कि श्राद्ध क्या, जिस दिन किसी व्यक्ति की, जैसे आप घर में जब किसी व्यक्ति की जिस दिन मृत्यु होती है और वो जो तिथि होती है उस दिन भारतीय परंपरा के हिसाब से उस दिन उनका तर्पण करने का विधान है जी, उनके नाम का ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है और श्राद्ध कराने का विधान है, जिससे उनके आत्मा को शांति मिलती है। आपने सवाल किया कि अगर उस दिन हम नहीं करें तो किस दिन करें। देखिए, पितरों के लिए दिन है अमावस्या, ठीक है ना। अगर आपको तिथि याद नहीं है या फिर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो अमावस्या के दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं, उनके नाम का तर्पण कर सकते हैं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के साथ आप उनको भोजन करके अपने जो पूर्वज हैं उनके आत्मा को शांति करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं रुक करती हूँ। अब मेरे साथ हैं पुरुषोत्तम जी भी लगातार बने हुए हैं। पुरुषोत्तम जी ये बताइए कि क्या ये ग्रहण विश्व राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है क्या? जी मैम, ये कहूंगा कि ये विश्व में तमाम अस्थिरता उत्पन्न करेगा, क्योंकि एक के जो दो ग्रहण होते हैं और ये सर्वथा हानिकारक माने जाते हैं। यह खास करके राजनीति नहीं, हमारे व्यापार स्थिरता को खत्म करेगा। व्यापार में भी आपको बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं, काफी सारे जो उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल सकती है और राजनीति में भी बदलाव देखने को। विकांत जी ये बताइए कि क्या ये ग्रहण जल संकट या अन्य जो पर्यावरण मुद्दे हैं उसको भी प्रभावित कर सकता है क्या? देखिए, मैंने अभी बताया कि जो चीज सृजन हो रही है जी, उस पे इसका बैड इफेक्ट जरूर पड़ता है।
अब कन्या राशि में लग रहा है, कन्या राशि के स्वामी बुध है, तो व्यापार पर, अब बुध जो है व्यापार का कारक है, व्यापार पर तो पड़ेगा ही। वहाँ उसके छठे भाव में हमारा पड़ जाता है मीन राशि। मीन पानी को बोलते हैं, मछली बोलते हैं, तो जल संकट की समस्याएं पृथ्वी पर पड़ेगी, ये समझ में आ रही है। इसके अलावा चूंकि सूर्य पे ग्रहण है, सूर्य एडमिनिस्ट्रेटर है, तो हर जगह सत्ता में उथल पुथल के चांसेस बनेंगे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्लेश होने के चांसेस बनेंगे। जी ठीक है। दिव्यानंद महाराज जी, ये बताइए कि क्या सूर्य ग्रहण जो है किन किन राशियों पर विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है? इस बार का जो सूर्य ग्रहण है, महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप खुद को अनम्यूट कर लें। तो बिल्कुल सही है जी महाराज जी। अब मेरी ओर से आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि मुख्य रूप से हम जब देखेंगे कि जो भी बुध की राशि है उसे सावधान रहने की जरूरत है। जैसे कन्या राशि है और मिथुन राशि है, इससे संबंधित इनके मित्र राशि हैं, ये प्रभावित हो सकते हैं। किंतु मैं पुनः बताऊं, भारत में यह मान्य नहीं होगा। इस बात को भारत के लोगों को इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। संगीता, एक बात मैं नहीं बताना चाहूँ, क्योंकि तभी से एक बात की चर्चा हुई नहीं। दो बात है मेरे मन में। अभी हम पितृपक्ष की बात कर रहे थे, तर्पण की बात कर रहे थे। तर्पण में भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अंतिम दिवस होता है अमावस्या। अमावस्या की रात को लग रहा है, तो अमावस्या के दिन जिन्हें तिथि ज्ञात है या अज्ञात तिथि वाले, वो कर चुके रहेंगे। इसीलिए अब तर्पण वाली कोई संशय रही नहीं, क्योंकि रात को ग्रहण लगना है, तो कोई तर्पण वाली बात रही नहीं। दूसरी बात है कि ठीक एक दिन के बाद नवरात्र पड़ रहा है जी, और बिल्कुल माँ का आगमन हाथी पे हो रहा है, जो बहुत ही शुभदायी फलदायी है, शुभ फलदायी है। इसी प्रकार से जो भी ग्रहण के जो भी कुप्रभाव होने वाले हैं, एक दिन में समाप्त हो जाएगा। माना जाता है 45 दिनों तक के अगले, बिल्कुल माँ के आगमन से ही जो भाजी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले दिव्यानंद महाराज जी बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ग्रहण के ठीक अगले दिन ही माँ का आगमन हो रहा है और जो भी नकारात्मकता होगी वो सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इस बीच ये भी सवाल हो जाता है कि ग्रहण के दौरान किन उपायों से उनके ऊपर जो भी हैं उनके ऊपर नकारात्मक का असर किसी भी तरह का रोका जा सके, ये भी जरा बता दीजिए। सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा। आपने मान्य ज्योतिष जी से पूछा कि इस ग्रहण का सबसे खराब किन राशि वालों पर पड़ेगा, तो इस ग्रहण का सबसे खराब प्रभाव कुंभ राशि वालों पे पड़ेगा, क्योंकि उनके अष्टम भाव में ग्रहण लगेगा जी। ठीक है। दूसरी बात है, मेष राशि वालों के ऊपर खराब प्रभाव होगा, क्योंकि उनके छठे भाव में ग्रहण लगेगा जी। और दूसरी बात है कि तुला राशि वालों के ऊपर खराब प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके द्वादश भाव में ग्रहण लगेगा। तो मेष राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले के ऊपर यह ग्रहण का स्पष्ट खराब प्रभाव होगा। अच्छा अगर देखें तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि वाले के ऊपर बहुत टॉप क्लास का प्रभाव होगा, क्योंकि कर्क राशि वालों के ऊपर तृतीय पराक्रम भाव में वो बहुत पराक्रम पुरुषार्थ से अपना काम सिद्ध करेंगे। और वृश्चिक राशि वालों का एकादश भाव में कभी भी ग्रहण लगे, और अगर एकादश भाव में लग जाए तो बहुत अच्छा होता है। एकादश लाभ भाव में ग्रहण लगना जिन राशि वालों के लिए वो बहुत अच्छा बम्पर लॉटरी रहता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण लॉटरी रहेगा। अब आपके सवाल पे हम आ जाते हैं। आपने कहा कि ग्रहण के तुरंत बाद ये ग्रहण के दौरान अगर किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता होती है तो उससे कैसे बचे लोग, उसके लिए क्या करना चाहिए? नकारात्मक अगर कोई भी प्रभाव, अगर निगेटिविटी अगर आती है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो है माता दुर्गा का एक मंत्र है जी। ओम, देखिए माता दुर्गा का 9 दिन अलग अलग जो है वो पूजा पाठ होता है, पर हम एक मंत्र आपको देते हैं जिससे ए ओम प्रपति मार्ग सुलभाय नमः, ये मंत्र आप याद रखें। ओम प्रपति मार्ग सुलभाय नमः, ये मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो सारा निगेटिविटी आपका खत्म रहता है। आपकी जो व्यापार का क्षेत्र है, चाहे नौकरी क्षेत्र है, उसमें जो है डेवलपमेंट आता है और चारों तरफ से आपकी जो सफलता का वो समय रहता है। मंत्र याद रखें, ओम प्रपति मार्ग सुलभाय नमः जी। ठीक है विभास जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही और मंत्र भी आपने बता दिए। तो इस बीच में दिव्यानंद महाराज जी के पास आना चाहूंगी। महाराज जी ये बताइए कि क्या ग्रहण के बाद राशिफल बदलता है या ये दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ जाता है? जी, यदि फिर वहीं पुनः वापस आऊंगा संगीता,
जी ये दीर्घकालिक है, कम से कम 45 दिन तक। या कभी कभी क्या होता है कि जो भी अपनी हिंदी वर्ष है उसमें वर्ष तक का माना जा सकता है। जी किंतु यदि कोई दूसरा ग्रहण लग जाए, जैसे चंद्र ग्रहण के प्रभाव पे हमने सभी राशियों को बताया था आपके चैनल पे कि किन राशियों पे बारहों पर क्या पड़ेगा, जी तो फिर सूर्य ग्रहण पड़ने पर पिछला प्रभाव समाप्त हो गया। अब इसमें इस बार मैं पुनः बोलूंगा कि इस बार की बहुत ही विशेष स्थिति है कि तुरंत नवरात्र पड़ गया, एक ही दिन के बाद दूसरे दिन सारे कुप्रभाव समाप्त और किसी प्रकार का भय नहीं। यदि माता का आगमन वो भी भयावह होता तो दूसरी बात थी, इस बार तो माता का आगमन गज में आकर और भी सब शंकाएं दूर हो गई और यहाँ तक तो उत्सव मनाएंगे। मैं तो बार बार बोलता हूँ ग्रहण से किसी प्रकार की चिंता नहीं, एक ये खगोलीय घटना है, इसे एंजॉय करना चाहिए। खगोलीय घटना को कहीं भय आक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है, हमें उत्सव मनाना है, खगोलीय उत्सव मनाना, एंजॉय करेंगे, देखेंगे, जो सावधानियां बरतनी चाहिए। जहाँ अच्छे है तो कुप्रभाव भी है। और सबसे बड़ी बात, किसी प्रकार की आशंका इस माह के ग्रह के लिए 1% भी मानने की आवश्यकता नहीं है। माता दुर्गा हमारी धरती पे, हमारे धरा पे आ रही हैं, हमारे घर पे आ रही है, हमारे हृदय स्थल पर आ रही है, तो फिर कौन क्या बिगाड़ेगा। उत्सव मनाना है तो उन्हीं के दिन है, उत्सव का दिन आ रहा है क्योंकि माता आ रही है। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं रुक करूंगी अभी फिलहाल रजनीकांत जी के पास। रजनीकांत जी, ये बताइए कि ग्रहण के बाद जो है स्नान या फिर भोजन करने में क्या नियम अपनाना चाहिए? देखिए, मैंने बताया कि तुलसी जी का सेवन करना चाहिए, गंगा जल का सेवन करना चाहिए जी, नमक से पैर धुलना चाहिए, नहाने के जल में पहले से डाल के शुद्धि कर लेना चाहिए। जहाँ गंगा जल अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गौमूत्र इसका पोछा लगवा लें, नमक का पोछा लगवा लें। कुछ नहीं है तो डिटॉल है जी। हमारा सेंस ये है कि सिर्फ निगेटिव चीज को हटाना है जी, जो जर्म्स बैक्टीरिया इस तरह की चीजें आती हैं वो सब खत्म हो जाए जी। बस यही मेरा कहना था। और खाने पीने में जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये बताइए कि कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान खाना पीना नहीं चाहिए, तो देश में तो फिलहाल ग्रहण का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। लगातार हम यही बात अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, ये भारत देश के लिए नहीं है, लेकिन क्या आपको भारत देश में भी लोगों को ये नियम मानने चाहिए? क्या ग्रहण के दौरान खाना पीना उन्हें करना चाहिए कि नहीं? माने अभी कोई आवश्यकता नहीं है जी। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत आस्थावादी होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, तुलसी खाने में डाल दिए और वो उच्चारण कर लेते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, या सूर्य का ही मंत्र है गायत्री, तो सूर्य गायत्री का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र सिंपल भी करते हैं, तो उसका अच्छा प्रभाव देखा गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आप सभी ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सूर्य ग्रहण आ रहा है लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ ज्योतिषी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि सूर्य ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी है लेकिन घबराना बिल्कुल ही नहीं है। एक दिन बाद ही माता का आगमन हो रहा है, तो माता के आगमन के बाद जो है जो भी नकारात्मकता है वो खत्म हो जाएगी।